फिर अभी क्या करना चाहिए उस पर आते हैं। उस समय राष्ट्रनेताओं को क्या करना चाहिए था और अभी क्या करना चाहिए था। अभी देखिए हम लोग को क्या करना। हम अभी भी सोचते हैं कि राष्ट्र का निर्माण एक ही भाषा से होता है। बोलिए, अगर एक ही भाषा भाषी से अगर राष्ट्र का निर्माण होता तो कि जितने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एक कंट्री नहीं बनता। अगर रिलीजियन के आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होता तो जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो एक कंट्री नहीं बनता। लैंग्वेज के आधार पर होता तो जितने भी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री एक कंट्री होता, जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है एक कंट्री होता, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एक। इसका मतलब देखा जाता वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 कंट्री होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्र का निर्माण भाषा पर आधारित नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण रिलीजियन के आधार पर नहीं होता है। रिलीजियन के आधार पर होता है। संपूर्ण अरबिक कंट्री जितने भी इस्लामिक कंट्री एक होता, चाइनीज कंट्री एक होते, कोरियन लैंग्वेज बोलने वाले 2 कोरिया नहीं एक कोरिया होता। ना भाषा पे राष्ट्र बनता है, ना राष्ट्र एक रिलीजियन से बनता है, ना ही एक भौगोलिक खंड से होता है। भाषा का राष्ट्र का निर्माण और सिर्फ होता है सेंटिमेंट से होता है, स्ट्रांग सेंटिमेंट से। आजादी के बाद हमारे भारतवर्ष राष्ट्रहीन हो गया। नाम का राष्ट्र है बट राष्ट्रहीन हुआ। क्यों? इसमें कोई तो सेंटिमेंट रहा ही नहीं, कोई स्ट्रांग सेंटिमेंट रहा नहीं। लेकिन पाकिस्तान एक राष्ट्र बन के रहा क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडियन सेंटिमेंट को फ्यूल देते रहा। इसीलिए पाकिस्तान राष्ट्र के एकजुट होकर वो लड़ते रहा। लेकिन हम एकजुट कहां हैं? नागालैंड बोलता है हमारा अलग राष्ट्र चाहिए, गोरखालैंड बोलता है हमको अलग राष्ट्र चाहिए, मेघालय बोलता है अलग राष्ट्र चाहिए, कोई कम्युनिटी बोलता है कि हमको हमारे रिलीजन के फिर और एक राष्ट्र चाहिए, तमिल बोलता है अलग राष्ट्र चाहिए, पंजाब बोलता है हमको अलग राष्ट्र चाहिए। क्यों? ऐसे क्यों? अगर सिर्फ एक सेंटिमेंट से होता तो फिर ये अलग अलग राष्ट्र क्यों चाह रहे हैं? ये बात बाबा स्वाधीनता के पहले ही बोल चुके थे। उनका एक किताब ए डिस्कशन, वही किताब फिर दोबारा आया, टू द पैट्रियोट एंड प्रॉब्लम ऑफ द डे, प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड टू द पैट्रियोट किताब में बाबा ने ये सब बोले थे कि भारत अगर स्ट्रांग सेंटिमेंट डेवलप नहीं करे तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा, राष्ट्र विखंडित हो जाएगा। और हुआ। आजादी के बाद कोई राष्ट्रीय सेंटिमेंट नहीं रही, चली अर्थनैतिक शोषण। 70 सालों से हम लोग यही सुनते आए हैं, भारत धनी है, भारतीय गरीब है। इंडिया इज रिच, बस इंडियंस आर पुअर। ये चीज हम लोग को पढ़ाया जाता था। 70 साल से आज भी वही पढ़ाया जाए, भारत धनी है, भारतीय गरीब है। देखा जा रहा है इसी भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति है जो चाहे तो भारतवर्ष का संपूर्ण खर्च वो उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हैं। गूगल सर्च करके देखिए, संपदाओं की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, मानव संसाधन की कमी नहीं है, फिर भी हम भारतीय गरीब है। कहां है राष्ट्र, कहां है राष्ट्रहित, कहां है राष्ट्र की प्रगति? आज सवाल फिर दोबारा होता है कि आजादी के बाद क्या होना चाहिए था। आजादी के बाद उस आजादी को आर्थिक आजादी की सेंटिमेंट देना चाहिए था। आर्थिक आजादी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं होता। लेकिन ये गंदे राजनीति के कीड़ों ने क्या कर दिया, भारत के टुकड़े कर दिए और आगे
हजारों टुकड़े होने का बीज भी बो दिया। अर्थनैतिक स्वाधीनता नहीं दिया। सेकुलरिज्म एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नाम का दो चीज देके हमारे भारतवर्षियों को मूर्ख बनाया। पूरे दुनिया बोलता है हमारा देश सेकुलर कंट्री है, आहा, कितना गर्वान्वित होते हैं। लेकिन सेकुलर ने तुम्हें दिया क्या? तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी धर्म नीति, तुम्हारी अर्थनीति, तुम्हारी शिक्षा नीति, सब तो सत्यानाश कर दिया है। सेकुलरिज्म एक भेग टर्म है। इस भेग टर्म के कारण स्वार्थी और गंदे लोग अपना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया है। गरीब को गरीब तर होने दिया और धनी धनी होते गया। एक झूठा पूंजीवादी समाज व्यवस्था को लाकर हमारे देश को और गुलाम बेचते गया। हमारे देश का संपत्ति विदेश में, हमारे देश के संपत्ति से स्विट्जरलैंड डेवलप हो गया। हमारे देश के संपत्ति से बाहर के बैंक डेवलप होते हैं और हमारे बैंकरप्सी हो जाती है, बैंक डूब जाती है। भारत के स्वाधीनता के समय में भारत का 1 रुपया और अमेरिका का $1 एक बराबर होता था, और आज हमारा 80 रुपया और अमेरिका का $1। कौन दिया है ये झूठा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एक गलत नीति, गलत अर्थनीति, गलत अर्थव्यवस्था, गलत शिक्षा नीति, गलत समाज व्यवस्था के कारण। दूसरा, पहला भूल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तीसरा सेकुलरिज्म, चौथा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। व्हाट्स फॉर, व्हाट बाय द पीपल? क्या बाय द पीपल है भाई? जहां पर 70% लोग इलिटरेट है, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, समाज चेतना नहीं है, अध्यात्म चेतना नहीं है, राष्ट्र चेतना नहीं है, उसको आपने वोटिंग अधिकार दे दिया। एक बूढ़ी माई 80 साल की जो नहीं जानती है कौन है लालू जी और कौन है पप्पू जी और कौन है मोदी जी, जो जाते हैं, माई ले 500 रुपया कमल छाप पे दे देना, ले माई हाथ छाप पे दे देना, ले माई लालटेन छाप पे दे देना, 500 रुपया, कुछ पैसे, कुछ साड़ियां। वो माता जी क्या करेंगे? बूढ़ी माता को क्या चाहिए? वोट दे देती है। ये डेमोक्रेसी है कि आपको वोटिंग अधिकार है बट आपको जीने का अधिकार नहीं है। कृषक आपके 12 महीना अपने बीवी बच्चे परिवार अपने हल बैल के साथ खेतों को जोतते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद उनके गाल धंस जाते हैं, आंखें धंस जाती हैं, बच्चे का पढ़ने के लिए फी नहीं रहते हैं, और वही गेहूं वही चावल जो हार्वेस्टिंग के बाद वो बेचते हैं, वो फिर क्या होता है? डबल और ट्रिपल रेट में मार्केट से खरीदना पड़ता है। यह है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक बिग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। तीसरा पांचवा भूल, भाषा का सिलेक्शन, राष्ट्रभाषा का सिलेक्शन। जिस भाषा में आज हम बात कर रहे हैं वो हिंदी। सच पूछिए तो हिंदी राष्ट्रभाषा होने के लायक ही नहीं था। राष्ट्रभाषा का योग्यता और संपूर्ण भारत को यूनाइट करने का जिसमें सामर्थ्य था, वो सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में। संस्कृत दुनिया के रिचेस्ट लैंग्वेज में एक है। संस्कृत भारत के जितनी भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन हिंदी भाषा कहां से जन्म लिया, कब लिया, इसका ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। मीराबाई को हिंदी का कवि, मैं विद्यापति को हिंदी का कवि, कबीरदास को, रहीम को हिंदी का कवि बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या कबीरदास जी हिंदी के कवि थे? हिंदी भाषा में लिखी गई थी उनकी कविता। रहीम के दोहे क्या हिंदी में लिखी गई थी? मीराबाई अपना दोहा, चौपाई, ये जितने संगीत भजन हिंदी में लिखे थे। विद्यापति क्या जी हिंदी में लिखे थे? नहीं, वो अपने मातृभाषा में लिखे थे। भारत में 44 मुख्य भाषाएं हैं
जिस भाषा को हमारे दीदन जो राष्ट्र नेता है उसका वैल्यू नहीं दिया। क्या दिया? ये सब भाषा ठेठ भाषा है, ये देहाती भाषा है। और इनका सुसभ्य भाषा क्या हो गया? हिंदी, जिसका ना जन्म का ठिकाना, ना जिसका कोई आदि ना अंत का ठिकाना। एक खिचड़ी लैंग्वेज जो मुगलों के, अंग्रेजों के बाद जन्म लिया। संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा देना चाहिए था, नहीं दिया, जिसके कारण हमारे अभी भी भारत के बहुत सारे राष्ट्र है, राज्य है, जहां पर हिंदी का विरोध होता है। विरोध छोड़िए, हम विरोध का नहीं कह रहे हैं। अभी भी आप भोजपुर के गांव में जाके देखिए, हिंदी नहीं बोलेंगे वो, भोजपुरी मिला के वो हिंदी बोलेंगे। बंगाल में हिंदी नहीं बोलते, बंगालाइज्ड हिंदी बोलते हैं। पंजाबी वो हिंदी नहीं बोलते, वो पंजाबी हिंदी बोलते हैं वो। इसलिए भाषा का सिलेक्शन भी हमारे संस्कृति के लिए एक सबसे बड़ा आघात है, एक चोट है। हमारे संस्कृति को नाश करने के लिए एक ऐसी भाषा को हमारे दे दिया। दूसरी बात, अंग्रेजी भी हमें बहुत हद तक अंग्रेजों का गुलाम बनाने में कसर नहीं छोड़ा। बट इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रख सकते हैं, बट संस्कृत को राष्ट्रभाषा और जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसको का भी पढ़ाई होना चाहिए था। तो यही है संस्कृति, एकता में अनेकता या विविधता में अनेकता। हम कहते हैं ना, हमारे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं के हम लोग एक हैं। कहां एक है? हम तो एक नहीं है भाई। जाके तमिलनाडु में जाके देखो, केरल के गांव में जाके देखो, वहां पर आपको हिंदुस्तानी बोलेंगे। मेघालय, मणिपुर में जाके देखो, आपको हिंदुस्तानी बोलेंगे। और वो क्या है भाई? क्योंकि आप उस तरह के सेंटिमेंट देशवासियों को दे ही नहीं पाए, देश को जोड़ने वाला। संस्कृत देते तो संस्कृत का विरोध कोई नहीं करता। सभी जानता है संस्कृत जो है अब सबसे प्राचीनतम भाषा है। अगर संस्कृत की पढ़ाई और शिक्षा उस समय हुआ होता, आज सुपर कंप्यूटर में संस्कृत ही यूज होता। गलत भाषा का चयन। छठा नंबर, सबसे बड़ा गलत एजुकेशन, कॉन्वेंट एजुकेशन, मैकाले का एजुकेशन, जो हमारे भारतीय संस्कृति को नाश कर दिया, हमारे भारतीय आध्यात्मिक धरोहर को नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। कॉन्वेंट पढ़ने वाले जानते नहीं है नमस्कार करना कैसे जानते हैं। कॉन्वेंट पढ़ने वाले ये नहीं जानते कि माता पिता का सेवा कैसे की जाती, माता पिता का प्रणाम कैसे करना चाहिए, नहीं सिखाई जाती है। कॉन्वेंट पढ़ने वाले ये नहीं जानते कि शिव कौन थे, कृष्ण कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास कौन थे, कबीरदास कौन थे। कॉन्वेंट वाला बढ़िया से नहीं जानते, नहीं बोल पाएंगे। वो ब्रिटिश यूरोपियन साइंटिस्टों का नाम जरूर बता देंगे, फिजिशियन का नाम बता देंगे, लेकिन सत्येंद्रनाथ बसु के बारे में नहीं जानते हैं, जेसी बोस के बारे में नहीं जानते हैं, आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानते हैं, चाणक्य के बारे में नहीं जानते, कणाद के बारे में नहीं जानते हैं, जो कणाद कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को जन्म दिए थे। पतंजलि को नहीं जानते, सांख्य दर्शन को नहीं जानते, बाहर के देशों के जानते हैं। यह गलत शिक्षा व्यवस्था ने हमें क्या दिया? अक्षरिक ज्ञान थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन चारित्रिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान बिल्कुल ही नहीं दिया। सबसे बड़ी भूल एजुकेशनल सिस्टम है। यह सेकुलरिज्म, भेग सेकुलरिज्म, भेग डेमोक्रेसी हम भारतीयों को खोखला कर दिया है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया। आज भारतवर्ष त्राहिमाम कर रही है, भारतवर्ष के लोग आज। और एक अच्छा चीज भी है कि आज भारतवर्ष में नई चेतना जागृत हुई है। लोग समझ रहे हैं कि सचमुच में क्या भूल थी, किन नेताओं ने आजादी के समय हमें हमारे पीछे चाकू भोंका, और आज कुछ अच्छे नेता हमारे देश में उभर आए हैं। वो चाह रहे हैं कि भारतवर्ष को एक नया दिशा दे, लेकिन ये तथाकथित सेकुलर
और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के सपोर्टर, भेद एजुकेशन के जो सपोर्टर है, क्योंकि ये एजुकेशन के माध्यम से गुलाम बना के रहेगा, शोषण जंत्र चाली रहेगा, अंधविश्वास कुसंस्कार चलते रहेगा। इसके विरोध में दूसरा शक्ति भी आज सर उठा के आगे बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी भारत को सुधारा जा सकता है। आने वाली अर्थनैतिक जो डिप्रेशन है, मंदी से रोक सकते हैं हम भारत को। उसके लिए बहुत ही कूल माइंड से सोचना होगा। किसको सोचना होगा? हर भारतीयों को सोचना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तथाकथित बुद्धिजीवियों पर अगर हम निर्भर किए तब तो वो सत्यानाश कर देगा। तथाकथित बुद्धिजीवी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज प्रचार के जितने भी मैक्सिमम माध्यम जो है वो इरेशनल है। कोई ना कोई पार्टी और कोई ना कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारतवर्ष में ऐसा एक तत्व, ऐसा एक तथ्य, ऐसा एक सिद्धांत जन्म ले जो मां जननी भारत भूमि को फिर विश्व का गुरु बनाए। कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि ये गुलाम बन के रहे। हर क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तुम गुलाम बन के रहो और हम अपना शोषण जारी रखेंगे। आज हम भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री, सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये मेरा आनंद मार्ग का ओपिनियन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत भारत के एक नागरिक होने के नाते मेरा एक व्यक्तिगत ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे नेता है, एक स्ट्रांग लीडर है, एक त्यागी पुरुष है। लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले बेचारा क्या कर सकते? जहां पर पूरा टोटल सिस्टम करप्टेड है और आजादी के बाद से वो सिस्टम चलती आ रही है। शोषण, घूसखोरी हर भारतीय के जहन में, डीएनए में घुस गया है। डीएनए में, उस डीएनए को चेंज करना होगा। उसके लिए एक नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। संपूर्ण भारतवासियों को जगना होगा। वेक अप इंडिया, वेक अप इंडियन। ये नहीं, इंडियन हम नहीं कहते, हम इंडिया शब्द से हम नफरत करते हैं। हम भारतवासी हैं। किसी का दिया हुआ नाम से हम गर्वान्वित क्यों रहेंगे? हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं। ये भारत में रहने वाले सभी लोगों का ये देश है और सबको सोचना होगा कि जाति धर्म निर्विशेष, ऊंच नीच, छोटे बड़े सब भूलकर भारत को एक सुंदर सुंदर एक देश बनाना है। वो सामर्थ्य भारतीयों में है। भारतीयों की बौद्धिक क्षमता, भारतीयों की क्रिएटिविटी, भारतीयों की संस्कृति, भारतीयों की साहित्य नीति, भारतीयों की सारी चीजें बहुत ही उन्नत है। उसको जानना और उसको प्रतिष्ठित करना है। उसको प्रतिष्ठित करने के लिए जो चाहिए वो मुझे पूर्ण विश्वास है। गलत ना सोचे, हम मोदी जी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सलाह जरूर दे रहे हैं। मोदी जी, जो अर्थनैतिक सिस्टम को लेकर आप चल रहे हैं, जिस अर्थनैतिक सिस्टम फेलियर है भारत के गरीबी और दुनिया की गरीबी को दूर करने के लिए, पूंजीवाद जिसका नाम है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फेलियर है, फ्लॉप है। कैपिटलिज्म इज डाइंग, इट इज डाइंग। उस मरते हुए सिस्टम को जिंदा मत कीजिए मोदी जी। कम्युनिज्म मर चुका है, सोशलिज्म खत्म है, कम्युनिज्म खत्म है और 70 साल से ढो रहे मिक्स इकोनॉमी फ्लॉप है, फेलियर है। अभी जो चीज की जरूरत है उस पर आइए। हम भारतवर्ष को अर्थनैतिक मंदी से हम कैसे रोक सकते हैं और भारतवर्ष को हम कैसे पुनर्गठन कर सकते हैं? पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज, रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइज भारतवर्ष को कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य से
आपको आनंद मूर्ति जी का जो दृष्टि है देश और राष्ट्र के प्रति, वो सोचना होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के कहते हैं कि आप लोग सोचिए कि आनंद मूर्ति जी का क्या दृष्टि है, क्या विजन है। आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग कोई भेग र्यूमर फैलाने वाला, एक झूठा सेंटिमेंट क्रिएट करके सत्ता हासिल करने वाला कोई संगठन नहीं है। आनंद मार्ग के पास सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, सोशियो रिलीजियस जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का समाधान आनंद मार्ग के पास है, किताब के रूप में है। भारत के संविधान को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, करेक्शन करना होगा। संविधान भगवान का दिया हुआ कोई भागवत गीता नहीं है, आप तो वाक्य नहीं है। संविधान कुछ इंसानों ने बनाया था, इंसानों से भूल होती है, भूल हुई है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए संविधान को साइड में रखिए, चेंज कीजिए उसको, उस संविधान को चेंज कीजिए। आनंद मूर्ति जी के बनाए हुए चर्याचार्य फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, एक विश्व संविधान, एक सुंदर संविधान आनंद मूर्ति जी ने दिया है ह्यूमन कार्डिनल वैल्यूज के आधार पर, मानव मूल्यों पर, मानविक मूल्यों पर, मनुष्य के आध्यात्मिक मूल्यों पर जो दिया है वह है चर्याचार्य फर्स्ट, चर्याचार्य सेकंड एंड चर्याचार्य थर्ड। दर्शन के त्रुटि को दूर करने के लिए आनंद मार्ग का दर्शन है। अर्थनैतिक जगत को दूर करने, समस्याओं को दूर करने लिए इकोनॉमिक थ्योरी है, प्राउटिस्टिक इकोनॉमिक थ्योरी। मनोजगत में प्रॉब्लम दूर करने के लिए आनंद मूर्ति जी दिया है न्यू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। आज जिस इकोलॉजी चेंज की बात करते हैं, आनंद मूर्ति जी तो 80s में शिफ्टिंग ऑफ पोल्स के थ्योरी में बता चुके थे कि इस तरह से भयावह, इस तरह महामारी आएगी। साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देके बताया था। शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, थ्योरी ऑफ माइक्रोवाइटम, इसके माध्यम से बताया था। तो अभी हम सबको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहिए संपूर्ण भारतवासियों के सर्वात्मक कल्याण के लिए, और वो आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आनंद मूर्ति जी लिखित रूप में दे चुके हैं उनके संविधान में। अर्थनैतिक समस्याओं का दूरीकरण बहुत ही इजी है। इमीडिएटली आपको जो करना होगा, पूंजीवादी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्लेस कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कीजिए। अब भूल जाइए शहरीकरण और बुलेट ट्रेन को, आप आइए डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रित अर्थनीति पर। जो अर्थनीति कुछ जमाखोरों, कुछ पूंजीपतियों, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेगा, वो पूंजी का जो पावर है चला जाएगा गांव में, ब्लॉक में, पंचायत में। इसी को बोलते डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जो अभी हम एक लाइव में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप प्रौद्ध की किताब पढ़ें, जानें। एग्रीकल्चर पॉलिसी में एक चेंज लाइए, भूल जाइए ये कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पॉलिसी। आप एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनली दे दीजिए। मनुष्य के जो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और निवास, ये पांचों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंश्राइन कीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भूखा मरता है तो यह राष्ट्र नेताओं का यह कर्तव्य बनता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। कोई भी व्यक्ति अगर निर्वस्त्र रहता है तो वो दायित्व तो राष्ट्र नेताओं का है। कोई भी आदमी अगर गृहहीन रहता है वो राष्ट्र नेताओं का है। अगर कोई आदमी चिकित्सा के बिना मरता है तो यह राष्ट्र नेताओं का ही कर्तव्य है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दीजिए। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दीजिए मोदी जी। बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम लाइए।
जनरल इकोनॉमी एंड कॉमर्शियल इकोनॉमी भूलिए, भूलकर आप पीपुल्स इकोनॉमी के बारे में सोचिए, जो आनंद मूर्ति जी बहुत ही सुंदर ढंग से पीपुल्स इकोनॉमी एंड साइको इकोनॉमी दोनों को अपने अर्थनैतिक पॉलिसी में दिए हैं। अगर ये चीजें आप कर सकते हैं और शिक्षा नीति में चेंज इंटर एजुकेशनल सिस्टम, भारतवर्ष के जो आध्यात्मिक धरोहर है, जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को तुरंत लागू किया जाए। आध्यात्मिकता और टेक्नोलॉजी, तकनीकी दोनों का एक सुंदर समन्वय करके आप नई शिक्षा व्यवस्था अपनाइए, जो आनंद मूर्ति जी कहते हैं। ये कर लेंगे तो मोदी जी, हम आपको पूरा विश्वास देते हैं कि संपूर्ण भारतवासी आपके साथ होंगे और भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सड़े हुए आलू के बोरे जो पूंजीवादी समाज व्यवस्था है, इसके आधार पर अगर चलेंगे मोदी जी, आप भी उस जन आंदोलन को नहीं रोक पाइएगा। एक भयंकर खूनी क्रांति इंतजार कर रहा है। अगर बुद्धिजीवी नीतिवादी एकजुट होकर काम नहीं करते हैं तो किसी का बुद्धि, किसी का कलम, कोई पूंजीपति और किसी पार्टी और संप्रदाय का गुलाम नहीं हो सकता। अगर कलम गुलाम बन गया, वो कलम ध्वंस लाएगा, ध्वंस, जो कि आज ध्वंस आ चुका है। कलम का उपयोग, बुद्धि का उपयोग और सिर्फ सर्वात्मक कल्याण के लिए कीजिए मोदी जी, सबके हित के लिए कीजिए। सब आपको पूजेंगे, सब लोग, हम सभी संत, सभी भारतवासी आपके साथ है भारत को पुनर्गठित करने के लिए। राज्य का विभाजन आप पॉलिटिकली किए हैं ना अब तक, इस राज्य का विभाजन को रीऑर्गेनाइज कीजिए। राज्यों को स्वयं संपूर्ण सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक जोन, जो आनंद मूर्ति जी अपने इकोनॉमिक सिस्टम में बताए हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है मोदी जी। इस व्यवस्था को अगर आप अपना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है भारत माता नेतृत्व के अभाव में नहीं मरेगी। भारत माता युग युग में नेताओं को जन्म दी है और आज भी दे रही है, भविष्य में भी देगी। लेकिन बस सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की जरूरत है, एक आत्म समीक्षा की जरूरत है, बुद्धि प्रवण, विवेक प्रवण मानसिकताओं को लेकर एक नया वैचारिक क्रांति की जरूरत है। यह क्रांति ही संपूर्ण सिर्फ भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के मानवता को एक नया दिशा, नया डायरेक्शन, नया लक्ष्य दिखाएगा। मनुष्य में जो भी टेंशन, एंजाइटीज, निगेटिव भावनाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगे, नई दिशा मिलेगी। इसीलिए मोदी जी, आपसे मेरा प्रार्थना है, आप प्राउटिस्टिक इकोनॉमी को मत भूलिए। आनंद मूर्ति जी के दर्शन को पढ़िए। आपके जितने भी IAS, IPS जितने भी बोलिए, स्टडी करें, गहन अध्ययन करें और जितना जल्दी हो सके मेरे सजेशन को अमल कीजिए। ये देश फिर विश्व का सिरमौर बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार।